हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मकंद क्लासेस। फ्रेंड्स, सेट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और सेट में हमने जो अभी तक पढ़ा था उसमें सब सेट वगैरह जो पढ़े थे उस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 जो आप एनसीईआरटी देख रहे हो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रिक्त स्थानों में सबसेट या नॉट सबसेट भरकर सही कथन बनाइए। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। यानी आपको क्या किया हुआ है, हर क्वेश्चन में दो सेट दे रखे हैं। अब आपको ये चेक करना है कि वो पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो आपको वो सिंबल फिल करना है। अगर सबसेट है तो सबसेट वाला सिंबल फिल कर दो, अगर सबसेट नहीं है तो नॉट सबसेट वाला सिंबल फिल कर दो। अब आपको पता है कि सबसेट हम कैसे चेक करते हैं कि पहले सेट के सारे एलिमेंट आप चेक करो। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो पहले सेट में तो है दूसरे में नहीं है तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में जो पहला सेट आपको दिया हुआ है 2, 3 और 4, ये 3 इसके एलिमेंट हैं। दूसरा सेट क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल 5 एलिमेंट इसके टोटल 5 एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब इसके तीनों के तीनों एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हैं, इसलिए ये पहले सेट का दूसरे सेट का क्या आ जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कौन सा सिंबल आ जाएगा, सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हैं, इसलिए सबसेट का सिंबल आ गया। ठीक, ऐसे ही सबसेट चेक करते हैं। सबसेट की डेफिनेशन भी तो यही होती है ना। सबसेट हम किसे कहते हैं? सबसेट का मतलब होता है कि अगर ए और बी दो सेट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, सबसेट है। और ऐसे ही बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अब देखो, मान लो जैसे ये सेट ए है, ये बी है, तो ए के सारे एलिमेंट हमें बी में मिल गए, इसलिए ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्लियर? ओके। सेकंड देखो, सेकंड में यहाँ पर क्या है, ए है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी ए नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट आ जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर हमें ऐसा मिल गया जो पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो फिर पहला सेट दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि होने को देखो आगे अगर चेक करोगे तो यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, दोनों के दोनों एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन पहला एलिमेंट ऐसा है जो पहले सेट में तो है दूसरे में नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट सबसेट आ जाएगा। क्लियर? ओके। उसके बाद में देखो, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब आप एक चीज चेक करना, जैसे देखो अब आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो किसी न किसी क्लास में पढ़ते होंगे। ठीक है, अब इसने जो पहला सेट दिया है वो पहला सेट क्या दिया हुआ है कि आपके स्कूल की क्लास 11th का एक विद्यार्थी है। अब अगर वो आपके स्कूल की क्लास 11th का विद्यार्थी है तो फिर चेक करो क्या वो आपके स्कूल का भी विद्यार्थी होगा क्या। देखो इसने क्या बोला है, दूसरा सेट क्या बोला है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आपकी क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे ऑब्वियस सी बात है कि इसी स्कूल के स्टूडेंट होंगे। भाई ये इस स्कूल के अंदर ही तो आपकी क्लास है ना। तो आपकी क्लास अगर इस स्कूल के अंदर है तो आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इसी स्कूल के स्टूडेंट हुए। इसका मतलब सीधा सा है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल होंगे। कैसे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे देखो मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पर मान लो 4 स्टूडेंट को ले लेता हूँ। ये 4 स्टूडेंट हैं जो आपकी क्लास में हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये 4 स्टूडेंट हैं जो आपकी क्लास में हैं। अब ये स्टूडेंट आपकी क्लास में, और आपकी क्लास कहां पर है, आपके स्कूल में है, तो ये चारों स्टूडेंट इसी स्कूल के हुए ना। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल हैं, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, सबसेट का सिंबल आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आप तो बस ये चेक कर लो कि एक भी एलिमेंट आपको ऐसा तो नहीं मिल रहा है कि पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे में नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो फिर सबसेट नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। दूसरा सेट है कि x सच दैट x समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक, देखो x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, x सच दैट x इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इसमें एक चीज देखो,
अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, उल्टा कैसे, जैसे ये सेट है वो इधर होता और ये सेट है वो इधर होता, तब तो ये सबसेट बन जाता। क्यों बन जाता उसका रीजन समझो। मैंने क्या बोला कि पहला सेट, पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। अब देखो इसने क्या बोला है, पहला सेट क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब किसी समतल में स्थित वृत्त है तो उसकी त्रिज्या तो कुछ भी हो सकती है, जब नहीं दे रखी है तो भाई इसकी त्रिज्या 1 भी होगी, इसकी त्रिज्या 2 भी होगी, इसकी त्रिज्या 10 भी होगी, इसकी त्रिज्या 50 भी होगी, इसकी त्रिज्या 100 भी होगी। लेकिन दूसरा जो सेट दे रखा है उसमें क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब इसमें तो कंडीशन फिक्स कर दी ना कि भाई इसमें त्रिज्या 1 इकाई वाले ही वृत्त होंगे, बाकी कोई वृत्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब सीधा सा मान लो जैसे मैं एक वृत्त ले लेता हूं, इसमें इस सेट में से एक वृत्त ले लेता हूं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 इकाई है, तो वो तो इस सेट में तो नहीं मिला। इसमें मान लो मैंने एक और वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 10 इकाई है, वो तो इसमें नहीं मिला। इसमें से केवल वो वृत्त इसमें मिल पाएंगे जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट सबसेट हो जाएगा, नॉट सबसेट। क्लियर। हाँ, अगर ये उल्टा होता, जैसे मान लो यही सेट यहां पर होता और ये सेट यहां पर होता, तो फिर ये सबसेट बन जाता। क्यों बन जाता, उसका रीजन था। उसका रीजन है कि इसमें तो कंडीशन लगा दी कि जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, लेकिन इसमें तो सारे के सारे वृत्त हैं, सारे के सारे सर्किल हैं, तो सारे सर्किल हैं तो उनमें ऑब्वियस सी बात है कि फिर 1 इकाई वाले भी सर्किल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए तो ये क्या है, नॉट सबसेट है। हाँ, अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर देते, मतलब ये सेट इधर होता, ये सेट इधर होता, तो फिर ये सबसेट बन जाता। क्लियर। ओके, अगले देखो, एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक आयत है। अब त्रिभुज और आयत में तो कोई मेल ही नहीं है भाई, त्रिभुज अलग चीज हो गई जिसमें 3 भुजा होती हैं और आयत में 4 भुजा होती हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तो क्या जाएगा, नॉट सबसेट आ जाएगा। ठीक है, नॉट सबसेट क्यों आया, क्योंकि ये तो देखो अगर ये इधर होता है, ये उधर होता, तब भी नॉट सबसेट आता, क्योंकि ना तो कोई भी त्रिभुज आयत हो सकता है और ना ही कोई आयत त्रिभुज हो सकता है। क्लियर है। ओके, उसके बाद में अगला देखो, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और इधर है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन प्लेन। अब देखो यहाँ पर वही वाली कंडीशन आ गई जो मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये उल्टे सीधे होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर इसने क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, कोई प्लेन में ट्रायंगल है, तो उसमें सारे के सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। भाई इसने एक त्रिभुज की बात की है, मतलब एक ट्रायंगल, मतलब किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, मतलब उस समतल में सारे के सारे तरह के त्रिभुज होंगे। कौन से, जैसे अगर मैं बात करूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, सारे के सारे आ जाएंगे। अब इसने क्या बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल तो ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रायंगल का ही एक पार्ट होता है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सबसेट। क्लियर है, यहां पर सबसेट आ जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। ओके, उसके बाद में देखो, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है और इधर x सच दैट x एक पूर्णांक है। x सच दैट x एंड इवन नेचुरल नंबर और x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर की जब मैं बात करूं तो देखो चलो मैं पहले इसको ऊपर से इरेज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, देखो इवन नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, 0 को शामिल मत करना क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होती है, 8 एंड सो ऑन, ये नेचुरल इवन नेचुरल नंबर होंगे। इधर ये बात कर रहा है इंटीजर की, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखो 2 4, फिर यहाँ पर देखो 5 6, तो ये 6 आ गया, फिर 7 8, तो ये 8 आ गया एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में अवेलेबल हैं। अब सारे के सारे ही अगर इंटीजर में अवेलेबल हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्लियर है, सबसेट इसका ये हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। नो डाउट बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे और फिर भी मैंने इनको कंप्लीटली एक्सप्लेन भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्लियर है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन क्वेश्चंस में आपको दो सेट दे रखे हैं और ये पूछा है कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है। मतलब इसमें बता रखा है कि सेट है, सबसेट है या नहीं है,
आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें जो बता रखा है वो ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है, ये आपको बताना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अब देखो चेक करते हैं। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो देखो पहले क्वेश्चन में आपको जो पहला एलिमेंट दे रखा है उस पहले एलिमेंट में कितने, सॉरी पहला जो सेट दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट चेक कर लो दूसरे में है या नहीं है। तो देखो पहला एलिमेंट क्या है इसमें, ए, तो ए दूसरे सेट में है। दूसरा एलिमेंट क्या है, बी, ये भी दूसरे सेट में है। इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट आपको दूसरे सेट में मिल गए। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल गए तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसका सबसेट होगा। क्लियर है, मतलब ये वाला जो सेट है वो इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। जबकि ये तो क्या बोल रहा है कि नॉट अ सबसेट। भाई ये जो साइन है वो किसका है, नॉट सबसेट का है, ठीक है। तो ये तो नॉट सबसेट बोल रहा है जबकि ये तो सबसेट है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सही क्या होता कि ये इसका सबसेट होगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहला सेट आपको दे रखा है ए एंड ई। दूसरा सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में आपके पास कितने वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको सेट दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट दे रखा है उसका टेबुलर फॉर्म ये होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। अब चेक करो क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट इसमें है। तो देखो इसमें क्या है, ए, यहाँ पर भी ए है, इसमें क्या है, ई, यहाँ पर भी ई है। तो दो मतलब सारे के सारे एलिमेंट मिल गए, सारे एलिमेंट मिल गए, मतलब ये सेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसने भी यही बोला है कि सबसेट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड देखो 1 2 3 और यहाँ पर है 1 3 5। अब देखो यहाँ पर तो 2 है लेकिन 2 यहाँ नहीं है। भाई 1 भी है और 3 भी है लेकिन 2 ऐसा एलिमेंट है जो पहले सेट में तो है दूसरे में नहीं है। फिर भी इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये सबसेट है, तो सबसेट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है ए और यहाँ पर क्या है, ए बी सी, मतलब इसमें जो एलिमेंट ए है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल है इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो सबसेट ही इसने बोला है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर। उसके बाद में देखो यहाँ पर है ए और ये क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है, बिलोंग्स टू। अब अगर ये वाला सेट देखो, अगर ये वाला जो सेट है वो ऐसे होता, ए बी एंड सी, इस तरह से अगर होता तब तो ये हम कह सकते थे कि ये ए इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसने ए यहाँ पर सिंगल ए दे रखा है और आपको पता है कि जब किसी भी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्या है, सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, सेट है। जबकि ये क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग कौन करता है, कोई एलिमेंट करता है, सेट बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद में देखो x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, x सच दैट x एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 एंड 4, ठीक है। देखो 6 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर है वो कौन से होंगे, 2 एंड 4। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा। भाई जीरो शामिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या है, इसमें प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला सेट हो गया। फिर इसने बोला है इज अ सबसेट ऑफ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। अब 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है तो इसलिए स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये इसको डिवाइड करेंगे 36 को। देखो 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, उसके बाद में 12 18 और 36। तो अब आप चेक करो कि क्या ये दोनों एलिमेंट इसमें है, तो बिल्कुल यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। अब आप देख पा रहे हो कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल है मतलब ये सब सेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट दे रखा है और एक सेट देने के बाद में पूछा है कि नीचे कुछ जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट कौन से हैं वो आपको चेक करने हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो ए सेट दे रखा है, इस ए सेट में
आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या है, देखो 1 2, फिर एक सेट दे रखा है, वो सेट इसमें एलिमेंट की फॉर्मेट में दे रखा है, 3 और 4 का एक सेट है जो इस सेट का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट की फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। तो और उसके बाद में क्या है 5। अब आप ऐसे समझो कि इसमें जो टोटल एलिमेंट है, मैं इस सेट को यहाँ पर लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड ये 5। अब देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सेट ए है, इस सेट में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2, और ये कंप्लीट सेट ए का एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, और ये 5। ठीक है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें होंगे। अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा गलत है और क्यों गलत है। तो देखो पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है, 3 and 4 सबसेट ऑफ ए। देखो 3 and 4 ये दोनों पर ऑलरेडी यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 का जो सेट है वो इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट है। आप ध्यान करो, जब हम पावर सेट बना रहे थे तो पावर सेट में जब किसी भी सेट के सबसेट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को उठाते हैं और उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सबसेट बन जाता है। तो सिमिलरली अगर आप इसका सबसेट बनाना चाहते हो तो देखो ये जो 3 and 4 ये जो एलिमेंट है इसको आपको कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा, अब जाके ये इसका ए का सबसेट बनेगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, सिंगल है। तो इसलिए ये कथन यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि 3,4 बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में अगला देखो 3,4 बिलोंग्स टू ए। आप एक चीज हमेशा ध्यान रख लो, सबसेट जो होगा ना वो कोई ना कोई सेट होगा, और बिलोंग्स टू का साइन जब आएगा तो वो किसी एलिमेंट के लिए आएगा। ठीक है, तो अब 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर ये किसे कंसीडर करेगा, एलिमेंट्स की तरह। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स की तरह कंसीडर होगा, इसलिए ये बिलोंग्स टू आ जाएगा और ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3,4 पर डबल कर्ली ब्रैकेट लगा के फिर इन्होंने क्या दिया है, सबसेट दिया है। तो बिल्कुल मैंने जस्ट अभी बताया था कि इस पर जब डबल कर्ली ब्रैकेट लग जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू। ठीक है, उसके बाद में बोला है 1 बिलोंग्स टू ए। तो देखो 1 ए का एलिमेंट है और एलिमेंट तो बिलोंग करता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, राइट हो गया। उसके बाद में बोला है 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि 1 को हम सबसेट कब बना सकते हैं, जब हम 1 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तब हम लिख सकते हैं कि 1 सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर हम लिख सकते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता कि 1 बिलोंग्स टू ए तब ये सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो 1 2 and 5 सबसेट ऑफ ए। तो देखो 1 2 and 5 तो बिल्कुल ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको ध्यान हो तो जब हम सबसेट बना रहे थे तो हमने क्या देखा कि पहले हम एक एक एलिमेंट को उठाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, सबसेट बनते हैं, फिर दो दो एलिमेंट को उठाते हैं, उसके बाद में तीन तीन एलिमेंट को उठाते हैं, फिर चार चार को, जितने भी उसमें एलिमेंट हैं। तो अब देखो जब तीन तीन एलिमेंट को उठाएंगे तो तीन तीन एलिमेंट के साथ में 1 2 and 5 का एक सबसेट बन जाएगा, उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये सबसेट बन चुका है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, राइट होगा। ठीक है, फिर इसने बोला 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं ये गलत बात हो गई, क्योंकि बिलोंग कौन करता है, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप इस सेट को जब ध्यान से देखोगे तो इस सेट के अंदर 3 अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, 3,4 का एक सेट है जो इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3 and 4 ये दोनों को मिलाकर के जो सेट बन रहा है वो सेट इसका एलिमेंट है, अकेला 3 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए 3 को हम इनके साथ में कंसीडर नहीं कर सकते। 3 जब भी आएगा वो 4 के साथ में ही जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं गलत बात है, 5 सबसेट होता है। ठीक है, 5 जो है यानी एम्प्टी सेट है, वो हर सेट का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, बिलोंग्स टू ए। हाँ, अगर इस सेट में कहीं इन एलिमेंट्स के साथ में अगर 5 होता तो फिर ये बात सही हो जाती, लेकिन यहाँ तो कहीं भी नहीं है 5, कहीं भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में बोला है 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 यानी एम्प्टी सेट है ना, वो हर सेट का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोला है कि 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और फिर बोल दिया कि ये सबसेट ऑफ ए, तो अगर ये 5 इस सेट के अंदर होता फिर हम उसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते, तब हम बोल सकते थे कि इसका सबसेट होगा, लेकिन 5 तो इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला यानी 4th क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है,
और वो क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो आपको वो कुछ सेट दे रखे हैं और आपको उनके सभी के सबसेट बनाने हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। अब देखो, अगर मैं पहले सेट की बात करूं तो देखो पहला सेट है आपको दे रखा है ए, इसके आपको सबसेट बनाने हैं। अब आपको ध्यान हो तो मैंने नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला बताया था आपको, 2n। एंड व्हाट इज n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, एक है, तो इसका मतलब 2n यानी 2 2 1 की वैल्यू कितनी होती है 2। इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। ठीक है, अब देखो 2 कौन कौन से सबसेट बनेंगे, एक तो बनेगा 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और दूसरा एक एक एलिमेंट को उठाओ, अब इसमें तो टोटल एलिमेंट ही एक ही है, तो इसलिए ये इसका सबसेट होगा। तो 5 एंड a ये दोनों इसके क्या बन गए, सबसेट बन चुके हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है a एंड b। तो देखो a एंड b, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 2 टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो अब इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहले 5 तो होगा ही होगा, वो तो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद में एक एक एलिमेंट लो, तो देखो a और ये b। उसके बाद में दो एलिमेंट लो, तो a एंड b 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए दोनों का हमने एक सेट बना दिया। तो देखो 1 2 3 एंड 4 4 सबसेट बन चुके हैं। ठीक, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 2 3। तो देखो 1 2 एंड 3, जब आप इसके सबसेट बनाओगे तो 2 कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 5, भाई 5 तो सभी का होता है। उसके बाद में देखो एक एक एलिमेंट का लो, तो सबसे पहले 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। अब एक एक का हो गया, उसके बाद में दो का लो, तो दो के लिए देखो सबसे पहले 1 एंड 2, तो ये हो गया 1 एंड 2। उसके बाद में 2 एंड 3, तो ये हो गया 2 एंड 3। और उसके बाद में 1 एंड 3, तो ये हो गया 1 एंड 3। अब दो का जब हो चुका है तो उसके बाद में 3 एलिमेंट का सेट बनाओ, तो 1 2 3 इसका ये कंप्लीट सेट बन जाएगा। तो 1 2 3। अब आप चेक कर सकते हो, टोटल हमारे पास 8 सबसेट बने होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको जो सेट दे रखा है वो क्या है, 5 है। 5 सेट है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो देखो 2 आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब इसका सबसेट कितना होगा, केवल एक ही होगा, और एक ही वो कौन सा होगा, वो होगा 5, क्योंकि आपको पता है कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि इस टाइप के हमने एग्जांपल्स बहुत सारे कर लिए हैं। ठीक है, और इसको जब मैंने पावर सेट को पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगले क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने इसमें वो लिखा है जो पहले था 11th के एनसीईआरटी में, अब नहीं है, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तब से नहीं है, तो मैंने वो भी ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हैं और साथ के साथ में स्कूल लेवल के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन भी ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आप चाहो तो इसका आंसर मैं सॉल्व करूँगा, उससे पहले आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने इसको किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसने क्या पूछा है कि P ऑफ A के कितने अवयव होंगे यदि A इक्वल्स टू 5 है। कहने का मतलब सीधा सा है कि सेट A है वो कैसा है, एम्प्टी सेट है। अगर सेट A एम्प्टी सेट है तो मतलब पावर सेट ऑफ A के कितने अवयव होंगे। अब इस क्वेश्चन को हटाने के पीछे रीजन ये था कि 11th क्लास से पावर सेट को हटा दिया, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया है पावर सेट को, तो टेंशन ना लें। ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ P ऑफ A हैव इफ A इक्वल्स टू 5। अब देखो अगर A 5 है मतलब सेट A एम्प्टी सेट है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपको पता है कि 2n इसका फॉर्मूला होता है। तो 2n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 0। तो 2 और 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कि P ऑफ A में केवल एक ही सबसेट होगा यदि A क्या है, एम्प्टी सेट है तो। ठीक है, यानी पावर सेट अगर हम बनाते हैं A का और A क्या है, एम्प्टी सेट है, तो कहने का मतलब सीधा सा है कि एम्प्टी सेट का जो पावर सेट बनाएंगे उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर है, ओके।
अब देखो फिफ्थ नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, फोर्थ हम पहले कर चुके हैं, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स को जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि आपकी समझ में उस टाइम पर थोड़ा कम आया हो, तो यहाँ पर जब देखो क्वेश्चन की फॉर्मेट में जब इसको देखेंगे बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये इसका रिलेशन दे रखा होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यानी क्या है रियल नंबर के सेट में से है, x क्या है रियल नंबर के सेट में से है। अब यहाँ पर आपके काम की चीज सिर्फ ये है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 6। अब सीधा सा तरीका है, मैंने आपको जब सेट पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हो तो फिर उसके जो एलिमेंट हैं, बाउंड्री एलिमेंट, वो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे वो शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 4 क्या है, 4 के साथ में क्या है, लेस देन है, और 6 के साथ में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है, साथ में इक्वल्स टू लगा हुआ है। इसका मतलब सीधा सा है कि -4, 6, लेकिन यहाँ पर 6 के साथ में इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो यहाँ से तो लगाओगे आप स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ से क्या लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे। ये इंटरवल बन चुका है इसका। भाई ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये दोनों चीजें मैंने जब आपको समझाई थी तब मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में जैसे ओपन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्मॉल ब्रैकेट से, और क्लोज को किससे करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो तो बाउंड्री शामिल हो जाती है, और स्मॉल को लगाते हो तो शामिल नहीं होती है। अब यहाँ पर लेस देन लिखा है मतलब शामिल नहीं है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर है, बस सीधा सा तरीका है कि जिस डायरेक्शन में इक्वल्स टू वाला साइन दिख जाए उधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, अगर नहीं है तो फिर क्या लगा दो, स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब देखो जैसे -12 लेस देन x लेस देन -10, तो देखो पहले तो आप लिखो -12, -10। अब दोनों ही तरफ इक्वल नहीं लगाया, दोनों ही तरफ इक्वल नहीं लगाया, तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखो 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 7, तो पहले तो आपने लिखा 0 और फिर लिखा 7, 7 के साथ में इक्वल नहीं लगाया तो इसलिए यहाँ तो आ जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, और 0 के साथ में इक्वल लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर, यहाँ देखो 3 and 4, तो पहले तो आपने लिखा 3 and 4 और दोनों के ही साथ में इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें दोनों तरफ कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। कुछ भी नहीं करना है आपको, तो बस ये देख लेना है कि स्मॉल ब्रैकेट कहाँ लगा, जहां पर शामिल है, मतलब जहां पर एंड पॉइंट शामिल है वहां पर तो आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, जहां एंड पॉइंट शामिल नहीं है वहां पर क्या लगाओगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे। क्लियर है, ओके। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था पहले, और आपको इंटरवल फॉर्मेट में लिखना था। तो अब देखो इसने क्या बोला, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, तो बस इसी फॉर्मेट में आपको लिख देना है। तो देखो कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे इसको आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर उसके बाद में कंडीशन लगा दी। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही था, बस इसी फॉर्मेट में आपको इसे लिख देना है। तो देखो अगर आप पहले इंटरवल की बात करोगे तो देखो पहले का हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -3 और ये x और ये 0। अब बीच में लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू क्या लगाना है, वो डिफाइन करेगा कौन, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो। अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो केवल लेस देन लगाओ, अगर साथ में इक्वल भी लगा हुआ है तो फिर क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है तो केवल लेस देन लगेगा, तो देखो लेस देन और यहाँ भी लेस देन, ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, सेकंड देखो, सेकंड में वही x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब यहाँ पर क्या है 6 और 12, तो 6 ये x और ये 12। देखो दोनों तरफ क्या है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, साथ में इक्वल्स टू भी आ जाएगा। ये लो, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सिमिलरली इसको देखो थर्ड को, तो थर्ड में क्या दे रखा है, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 ये x और ये 12। ठीक है, अब देखो 6 के साथ में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है मतलब यहाँ पर केवल लेस देन आएगा, और 12 के साथ में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब इसमें लेस देन और इक्वल्स टू भी साथ में आ जाएगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -23 और ये x और ये 5। अब देखो 5 के साथ में स्मॉल ब्रैकेट है तो इसलिए यहाँ तो केवल लेस देन आएगा, और यहाँ पर -23 के साथ में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो लेस देन और इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर।
ये इन सभी के सेट बिल्डर फॉर्म हो चुकी है। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल ब्रैकेट है मतलब बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, और स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब बाउंड्री पॉइंट शामिल है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब ये आपको दो सेट दे रखे हैं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय यानी सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय यानी सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। अब इनके लिए आप कौन सा सेट प्रस्तावित करोगे? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट प्रस्तावित करने के लिए देखो, जब बात ट्रायंगल्स की हो रही है तो आप लिख सकते हो दोनों के लिए ही हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो इसके लिए आप आंसर लिख सकते हो सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ये दोनों के लिए यूनिवर्सल हो जाएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर है भाई? त्रिभुजों का समुच्चय जब आप लिखोगे तो उसके लिए उसके अंदर ये समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, उसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए आप इनके लिए यूनिवर्सल सेट ये वाला दे सकते हो। क्लियर है? ओके। उसके बाद में देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 3 सेट दे रखे हैं। कौन कौन से? ए, बी और सी। और तीनों सेट के लिए आपको पूछा है कि ये जो नीचे 4 सेट आपको दे रखे हैं, इन चारों में से आप किसे या फिर कौन से सेट को यूनिवर्सल सेट इनके लिए प्रेफर कर सकते हो। तो देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि जिसमें बाकी सारे सारे सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। अब देखो इसने बोला है ए के अंदर क्या है 1, 3 और 5, बी के अंदर क्या है 2, 4, 6, सी के अंदर क्या है 0, 2, 4, 6 और 8। अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स के सारे अवयव आ जाएं, तीनों के तीनों सेट के सारे एलिमेंट आ जाएं, ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट आपको देख लेना है। तो देखो पहले तो आप क्या करो कि इन तीनों के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। तो देखो जब आप सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे तो देखो 0, फिर जैसे यहाँ पर 1, 2, आप चाहो तो ऐसे सीक्वेंसली भी लिख सकते हो 1, 3, 5, 2, 4, 6, फिर 0 और 2, 4, 6 तो आ चुका है, फिर 8 ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये हो जाएगा 1, 2, उसके बाद में 3, 4 भी है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और 7 तो किसी में है नहीं, उसके बाद में 8। तो ये इसके एलिमेंट हैं। अब ये सारे के सारे एलिमेंट इनमें से जिस सेट में भी होंगे वो इनके लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखो पहले सेट में देखो, पहले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सारे तो हैं लेकिन 8 कहाँ जाएगा? 8 तो है नहीं। अगर 8 नहीं है तो सी के लिए फिर ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक। दूसरा है 5, तो 5 तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो इसमें तो इतने सारे एलिमेंट है तो 5 तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में अगला देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अप टू 10 जा रहा है, तो मतलब ये इसका सेट हो सकता है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं। देखो 0 यहाँ है, 0 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6 और 8, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, तो इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं लेकिन 0 कहाँ जाएगा? 0 नहीं है इसमें, इसलिए ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो इसके लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो 3rd नंबर पर सेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये जो सेट दे रखा है वो इनके लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और कल हम एक नए कंसेप्ट के साथ में जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के साथ में मिलने वाले हैं। नो डाउट वेन डायग्राम आपके लिए यहाँ तो काम आने वाला है सेट में, उसके अलावा बहुत जगह काम आने वाला है। रीजनिंग आप पढ़ते हो, रीजनिंग में भी ये काम आने वाला है वेन डायग्राम, तो इसलिए वेन डायग्राम की क्लास मिस करना ना भूलें। बहुत 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे कंसेप्ट को उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलिए तो आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में एक नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।